नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं। इसमें जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हैमिल्टन प्रिंसिपल। अगर हम किसी डायनामिकल सिस्टम की बात करें तो उस टाइम पे ज़रूरी है कि हम उस ऑब्जेक्ट की जिसने मूव किया है उसकी ट्रेजेक्ट्री फाइंड कर सकें, लाइक उसने पाथ किस तरह का फॉलो किया है, या फिर किसी भी पॉइंट पे हम उस ऑब्जेक्ट की जो है वो स्टेट को कैसे फाइंड कर सकते हैं। स्टेट मतलब कि किस पॉइंट पे मौजूद है, कितना टाइम रिक्वायर्ड था उस ऑब्जेक्ट को उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, कितनी वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट मूव किया है। इस तरह से हम हैमिल्टन एक प्रिंसिपल दिया था जिसके अकॉर्डिंग हम एक तो ट्रेजेक्ट्री फाइंड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की, कि ऑब्जेक्ट ने अगर तो पोजीशन को डिस्प्लेस किया है तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, या फिर किसी भी एक पॉइंट पे हम उसका पाथ कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। कुछ बेसिक प्रिंसिपल को मद्देनज़र रखते हुए हैमिल्टन ने प्रिंसिपल दिया था। जो मिनिमल प्रिंसिपल्स हैं डायनेमिकल सिस्टम के लिए, कुछ मिनिमल प्रिंसिपल जो हैं वो यहाँ गिवन हैं कि 1657 में एक पोस्टुलेट दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस, अगर लाइट किसी मीडियम में से ट्रेवल कर रही हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, तो हम उसके पाथ को फाइंड करने के लिए लीस्ट टाइम जो है वो रिक्वायर होता है। अब लीस्ट टाइम का कॉन्सेप्ट किस तरह से है कि लाइट जो है उस पाथ को फॉलो करेगी जिसमें सबसे कम टाइम लगेगा उसे सेकंड पॉइंट तक पहुंचने के लिए। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग अगर कोई डायनेमिकल सिस्टम मूव कर रहा है तो उसमें हम पाथ फाइंड करने के लिए हम मिनिमम एक्शन हमें रिक्वायर होता है, लाइक कम से कम एक्शन जिस पाथ के लॉन्ग किया गया होगा तो ऑब्जेक्ट उसी पाथ को फॉलो करेगा। नेक्स्ट जो पोस्टुलेट था उसके अकॉर्डिंग डायनामिकल सिस्टम के लिए उस पाथ को फॉलो करना आसान होगा जिसके लिए लीस्ट कॉन्स्टेंट होगी, जहाँ पे रुकावट कम होगी ऑब्जेक्ट उसी वाले पाथ को फॉलो करेगा। नेक्स्ट इसी प्रिंसिपल में कुछ मॉडिफिकेशन की गई कि अगर तो ऑब्जेक्ट जो है वो लीस्ट कॉन्स्टेंट को फॉलो करे तो यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट उस वाले पाथ को फॉलो करेगा जिसके लिए लीस्ट कर्वेचर रिक्वायर होगा। इन्हीं प्रिंसिपल्स को यूज़ करते हुए हैमिल्टन ने एक प्रिंसिपल दिया कि हम किस तरह से किसी ऑब्जेक्ट की स्टेट को फाइंड कर सकते हैं किसी भी पॉइंट पर, या फिर हम पूरे पाथ को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट ने कौन सा पाथ जो है वो कवर किया। उसके लिए हैमिल्टन प्रिंसिपल देख लेते हैं। हैमिल्टन के अकॉर्डिंग एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय अ डायनामिकल सिस्टम फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर पॉइंट विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम इंटरवल इज दैट विच मिनिमाइज द टाइम इंटीग्रल ऑफ द लैग्रांजियन। हैमिल्टन के अकॉर्डिंग अगर हम लैग्रांजियन का टाइम के रिस्पेक्ट से इंटीग्रल लें और वो इंटीग्रल मिनिमाइज हो रहा हो तो हमें उस वाले ऑब्जेक्ट की जो है वो ट्रेजेक्ट्री ठीक से पता चल सकती है। हैमिल्टन ने उसके लिए एक एक्शन फंक्शनल यूज़ किया। उस एक्शन फंक्शनल को इक्वल लिखा एल डी टी के, उस पर इंटीग्रल अप्लाई किया टाइम 1 टू टाइम 2। इस इंटीग्रल से ये पता चलेगा कि किस पाथ को फॉलो करने के लिए सबसे कम टाइम रिक्वायर था, जिस पाथ को फॉलो करने के लिए सबसे कम टाइम रिक्वायर था उस पाथ को ही वो ऑब्जेक्ट फॉलो करेगा। यहाँ पे लैग्रांजियन जो है उसको हम t माइनस वी भी लिख सकते हैं, क्योंकि लैग्रांजियन हमने कहा था कि लैग्रांजियन से हम स्टेट फाइंड कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की। और अगर हम इसका वेरिएशन देखें इसमें, लाइक हम चेंज देखना चाह रहे हैं कि उस पाथ में क्या हुआ है, तो उसके लिए हम पार्शियल का साइन यूज़ कर लेते हैं। तो पार्शियल आई इक्वल होगा पार्शियल ऑफ इंटीग्रल t1 टू t2 LDT। और यहाँ से अगर इस पे पार्शियल अप्लाई करें तो हम चेन रूल से अप्लाई कर सकते हैं, पार्शियल L ओवर पार्शियल Q इंटू पार्शियल Q ऑफ t dt इक्वल टू 0। और ये एक्शन इंटीग्रल जो है इसमें जो वेरिएशन होगी वो 0 होगी अगर इस इंटीग्रल को इस तरह से लिखा जाए। तो ये हैमिल्टन प्रिंसिपल है। हम नेक्स्ट ये देख लेते हैं कि हैमिल्टन प्रिंसिपल किस तरह के सिस्टम के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, या कैसे सिस्टम के लिए हम हैमिल्टन सिस्टम जो है वो हम यूज़ करेंगे। जो इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन है वो ये है कि हम मोनोजेनिक सिस्टम्स के लिए हैमिल्टन प्रिंसिपल को यूज़ करते हैं। तो ये देख लेते हैं कि मोनोजेनिक सिस्टम किस तरह से हो सकता है। ऐसा सिस्टम जिसमें अप्लाई होने वाली जो फोर्स है वो कोऑर्डिनेट वेलोसिटी और टाइम पे डिपेंड कर रही हो, तो ऐसी फोर्सेस के लिए या ऐसे सिस्टम्स के लिए हम हैमिल्टन प्रिंसिपल यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसकी एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं हम इसे कि मोनोजेनिक सिस्टम जो हैं उन पे हम ये अप्लाई कर सकते हैं, या फिर इसके एग्जांपल बोल लें। नेक्स्ट देख लेते हैं कि हम लैग्रांजियन इक्वेशन को हैमिल्टन प्रिंसिपल से किस तरह से डिराइव कर सकते हैं। हैमिल्टन प्रिंसिपल की इक्वेशन हमने
देखी तो वहाँ से हम लैग्रांजियन इक्वेशन जो है वो डिराइव कर लेते हैं। लैग्रांजियन इक्वेशन से हमें इक्वेशन ऑफ मोशन मिल जाएगी। लाइक अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है वो मोशन या फिर इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करनी है तो हम लैग्रांजियन इक्वेशन को यूज़ करेंगे हैमिल्टन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग। पहले तो हम लिख लेते हैं उस एक्शन इंटेग्रल को जो हमने हैमिल्टन प्रिंसिपल बोला था। वो एक्शन इंटेग्रल इक्वल था इंटेग्रल ऑफ t1 टू t2। लैग्रांजियन डिपेंड कर रहा है कोऑर्डिनेट वेलोसिटी, जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज वेलोसिटी और टाइम पे। यहाँ पे टाइम के साथ सेमीकोलन है। इसका मतलब है टाइम जो है वो एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है इस केस में। इसकी वेरिएशन हम चेक कर लेते हैं। वेरिएशन के लिए हम इस पे पार्शियल अप्लाई करेंगे दोनों साइड पे। पार्शियल अप्लाई करने पे हमारे पास इस तरह से फैक्टर आ रहा है। जो लास्ट वाली टर्म होगी टाइम वाली, वो टाइम इंडिपेंडेंट हमने बोला था तो वो टर्म वैसे ही कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास जो लैग्रांजियन आएगा वो जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स और जनरलाइज वेलोसिटी की फॉर्म में आएगा। तो इस इंटेग्रल को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि हमने पार्शियल एल ऑफ डी टी जो है उसको इस फॉर्म में लिख लिया। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये सेकंड टर्म देख लेते हैं। सेकंड टर्म में है पार्शियल ऑफ क्यू आई डॉट। हम पार्शियल ऑफ क्यू आई डॉट की जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्यू आई डॉट जो है वो जनरलाइज्ड वेलोसिटी है तो इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं डी क्यू ओवर डी टी, जिस तरह यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर डी क्यू ओवर डी टी इसको हमने लिखा है तो यहाँ से डी बाई डी टी को बाहर लिख देंगे और पार्शियल को हम इसके अंदर प्लेस कर देंगे। तो डी बाई डी टी जो होगा वो हो इंटू पार्शियल ऑफ क्यू वन होगा। नेक्स्ट हम इस वाले रिलेशन को अगर ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करें तो हमारे पास जो रिलेशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। फर्स्ट टर्म एज इट इज़ ही आएगी, जबकि सेकंड टर्म जो है सेकंड टर्म हमारे पास इस तरह से आ जाएगी। यहाँ पे प्लस का साइन होगा, नेगेटिव नहीं आएगा। कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट वैसे ही है और पार्शियल क्यू आई डॉट की जगह पे हमने डी बाई डी टी ऑफ पार्शियल क्यू आई लिख दिया है। अब हम इस सेकंड टर्म को देख लेते हैं। इस सेकंड टर्म को अगर हम बाय पार्ट से ओपन करें तो इसमें फर्स्ट फंक्शन जो है वो हम ले लेते हैं पार्शियल क्यू आई और सेकंड फंक्शन हम ले लेते हैं डी बाई डी टी ऑफ कर्ली एल ओवर कर्ली क्यू आई डॉट। अगर हम इसको इंटीग्रेट करें बाय पार्ट से तो फर्स्ट फंक्शन क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ ही आएगा, वो है पार्शियल क्यू आई। सेकंड फंक्शन का इंटेग्रल लेंगे और उस पर लिमिट अप्लाई कर देंगे t1 टू t2 माइनस सेकंड फंक्शन जो है उसको हम एज इट इज़ ही लिख देंगे और फर्स्ट फंक्शन जो है वो इस तरह से आ जाएगा। हमारे पास ये इक्वेशन बन रही है। यहाँ से अगर हम देखें कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे जो जनरलाइज कोऑर्डिनेट होगा उस जनरलाइज कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होगी। लाइक इनिशियल पॉइंट पे अगर हम देखें कि जो वेरिएशन आ रही है कोऑर्डिनेट में वो बिल्कुल भी नहीं वेरिएशन आ रही होगी तो t1 पे भी जो है जनरलाइज कोऑर्डिनेट या फिर डिस्टेंस की वैल्यू 0 होगी और इसी तरह t2 पे भी 0 होगी, जिस तरह हमने एक्सट्रीमम पॉइंट्स के लिए वैल्यूज़ को देखा था। अगर हम इस वाली कंडीशन को ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करें तो हमारे पास ये वाली टर्म जो है ये टर्म 0 हो जाएगी, बाकी दो टर्म्स वैसे ही आ जाएंगी। यहाँ से जो चीज़ कॉमन आ रही है लाइक सिग्मा है, सिग्मा और इंटेग्रल को कॉमन लिया, इस फॉर्म को हम इसी तरह से ही लिख देंगे। और यहाँ पे हमने कहा था हैमिल्टन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग एल डी टी जो है ये जो है इसका इंटेग्रल 0 के इक्वल होगा, तो हम इस वाले फैक्टर को 0 के इक्वल लिख देंगे तो ये रिलेशन भी 0 के इक्वल आ जाएगा। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आएगी। ये इक्वेशन ऑफ मोशन है, लैग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि हमने डिराइव की है हैमिल्टन प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए। इस इक्वेशन से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायनामिकल ऑब्जेक्ट की स्टेट को फाइंड कर सकते हैं।